तो इंपॉर्टेंट जो पेयर वाले कनेक्टर्स थे उससे हम लोग कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन देख लें कंजंक्शन के। कंजंक्शन का क्वेश्चन बहुत ही सीधा साधा भोला वाला आता है, सीधा रूल बेस्ड आता है। थोड़ा सा भी इसमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं रहती, कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है, अदरवाइज एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। जैसे देखो, neither he or his wife has arrived. ए बी सी, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। डी सेकंड, although I enjoyed my stay in the USA, but I still but I was still glad to come home. A B C, और कोई गलती नहीं तो नो एरर। Be careful lest you will fall. And three questions. सारे पेयर वाले हैं, और पेयर वाले ही सबसे अधिक पूछे जाते हैं, आपको पता है। पेयर वाले से ही सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। आंसर तो सबका आपको पता चल ही गया होगा। नाइदर ही और हिज वाइफ, और तो होगा नहीं, क्या होगा? नाइदर का पेयर क्या था? नॉर। नाइदर का पेयर क्या है? नॉर।
ऑल्दो का पेयर क्या बताया था कि ऑल्दो के साथ या तो आपको कुछ यूज ही नहीं करना है, यानी या तो यहाँ से बट हटा दीजिए, नहीं अगर कुछ लिखना बट सिर्फ हटा दिया तो भी काम चल जाएगा। यानी बी में तो गलती है ही, बी पार्ट में इसका नाम नहीं लिखा, क्या बी लिखा हुआ, तो या तो आप इसमें लिखिए ही नहीं, यानी बट हटा दीजिए, कहानी खत्म, कुछ नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ बट हटा दिया तो भी सही है। नहीं अगर कुछ लिखना है तो बट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिखना है तो, नहीं लिखेंगे येट तो भी काम, खाली बट, क्योंकि दो ऑल्दो का पेयर येट होता है, या फिर होता ही नहीं है कि दो ऑल्दो को किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर कोई चीज है तो वो येट है, नहीं तो नहीं रहता तो भी काम चल जाता। और लेस्ट के साथ क्या कहा था, शुड, यहाँ पे क्या कर दिया, विल कर दिया, तो क्या होना चाहिए था कि बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ, कि थोड़ा सा ध्यान रखो कहीं गिर ना जाए और तुम्हें चोट न लग जाए, थोड़ा सा ध्यान रखो कहीं गिर ना जाओ और तुम्हें चोट ना लग जाए, यही है कि थोड़ा सा ध्यान रखो कहीं गिर ना जाओ और तुम्हें चोट ना लग जाए, तुम ध्यान रखना कहीं गिर ना जाओ और तुम्हें चोट ना लग जाए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक पे आके। तो लगभग 13-14 हमने कर लिया था, 3-4 ही बाकी थे, उस 3-4 में जो बाकी है वो है, अभी लिस्ट और शुड की हम लोग बात किए थे, सबसे पहले तो यही, तो लिस्ट के साथ जो है हमेशा क्या होना चाहिए, शुड, लेस के साथ। और सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि लेस शुड का मीनिंग क्या होता है। लेस शुड का मीनिंग होता है अन्यथा या वरना, या हिंदी में ऐसे भी कहते हैं कहीं ऐसा ना हो, ये मीनिंग होता है लेस शुड का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेस्ट शुड जो है ये अपने आप में, लेस्ट शुड अपने आप में ही निगेटिव है। तो ये अपने आप में ही नेगेटिव है, इसका मतलब इसके साथ नॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम इसका मीनिंग निकालते हैं कि अभी हमने सेंटेंस लिखा था कि बी केयरफुल लेस्ट यू विल या लेस्ट यू शुड फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ, कि थोड़ा सा सावधान हो जा कहीं तुम गिर ना जाओ और अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लो। तो हम कह रहे हैं गिर ना जाओ और नुकसान ना पहुंचा लो, देखो गिर ना जाओ और अपने आप को नुकसान, तो नॉट तो कहीं लिख ही नहीं रखा है, तो फिर ये मीनिंग कैसे निकाल, नॉट तो पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं है। बी केयरफुल लेस्ट यू विल फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ, पूरे सेंटेंस में नॉट तो कहीं है ही नहीं, लेकिन फिर इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, फिर कैसे मीनिंग निकाल रहे हैं आप कि इसका ये मीनिंग निकाल रहे हैं बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फॉल, कि तुम सावधान हो जाओ इसलिए तुम्हें गिरना चाहिए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, तुम्हें चोट लगना चाहिए इसलिए तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए, तुम्हें गिरना चाहिए इसलिए तुम सावधान हो जाओ, तुम्हें चोट लगना चाहिए इसलिए तुम सावधान हो जाओ। ये कोई सेंस नहीं हुआ कि तुम्हें गिरना चाहिए, तो लिख रखा है शुड, शुड मतलब तो चाहिए, तो यू शुड फॉल इसका मतलब तुम्हें गिरना चाहिए, यू शुड हर्ट योरसेल्फ तुम्हें अपने आप को चोट लगाना चाहिए, तो ऐसा मीनिंग तो कुछ बनेगा ही कि सावधान हो जाओ तुम्हें अपने आप को चोट लगाना चाहिए, सावधान हो जाओ तुम्हें गिरना चाहिए, तो इस तरह का सेंटेंस का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं आ रहा। तो लेस्ट शुड वर्ड जो है वो अपने आप में नेगेटिव, इसका मीनिंग क्या हो कि सावधान हो जाओ कहीं तुम गिर ना पड़ो, क्या मीनिंग निकलता है कि सावधान हो जाओ कहीं तुम गिर ना पड़ो, कहीं तुम गिर ना जाओ, तुम गिर भी सकते हो इसलिए तुम क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। कोई कहेगा सावधान हो जाओ वरना गिर जाओगे, कोई कहेगा सावधान हो अन्यथा गिर जाओगे, कोई कहेगा सावधान हो जाओ कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, ऐसे ही बोला जाता है। तो इसका मतलब ये जो वर्ड है लेस्ट शुड, ये अपने आप में क्या नेगेटिव है, तो इसके साथ नॉट का यूज नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, नॉट का यूज नहीं होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में अक्सर कर देगा, ऐसे लिख देगा डोंट abuse me lest I should lest I should not slap you, कि मुझे गाली दे मत दो नहीं तो कहीं तुम्हें मार ना बैठूं या मैं कहीं थप्पड़ ना चला दूं। क्या कहना चाहता है, मुझे गाली मत दो कहीं मैं थप्पड़ ना चला दूं या कहीं मैं तुम्हें पीट ना दूं, यही कहना चाहता है लेस्ट आई शुड नॉट स्लैप यू। तो ये जो हमने लेस्ट लिखा और उसके बाद शुड लिखा और यहाँ पर क्या कर दिया, नॉट कर दिया। अब ये एरर में अगर पूछा ए पार्ट, ये कर दिया बी पार्ट और ये कर दिया सी पार्ट, तो हमें क्या करके आना पड़ेगा भाई, तो हमें नॉट जो हमने लिख रखा है इस नॉट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, नॉट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है,
नॉट को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। ध्यान रह जाएगा, एकदम ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें उसको ध्यान रखना है। तो लेफ्ट के साथ जल्द करके या तो शुड में गलती करेगा या नॉट लगा देगा, दो में से एक काम करेगा। शुड लग में गलती कर दिया तो शुड की जगह विल कर देगा, कैन कर देगा, मे कर देगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या करेगा, नॉट लगा देगा, दो में से एक गलती करेगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा तो जितने लोग हैं मैंने, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, ऑल दो येट, दो येट, ये 6 तो एकदम मजेदार है जो बार बार पूछा जाता है। उसके बाद नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, सबसे ज्यादा इस 3 का इस्तेमाल होता है। किसका किसका, इसलिए इसको एक साथ पढ़, तीनों में रूल भी एक साथ लगता है, इसलिए पढ़ते भी एक साथ एक जैसा रूल लगता है। नो सूनर देन या हार्डली या स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले में से, इसलिए ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले में से ये 3, और इसका जो कंडीशन है वो तीनों पर एक जैसा रूल लगता है, इसलिए इनको ध्यान में रखना है। इसका जो मीनिंग है नो सूनर हार्डली स्कार्सली का, इसका मीनिंग है ज्यों ही या जैसे ही। ये लोग कहते हैं ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही। जैसे ज्यों ही त्यों ही का मतलब कैसे, ज्यों ही उसने मुझे देखा त्यों ही भाग गया। कोई जैसे ही मुझे देखा वैसे ही भाग गया, जैसे ही मुझे देखा वैसे भी भाग गया। कोई इसी बात को ऐसे भी कह सकता है कि मुझे देखा नहीं कि भागा, मुझे देखा नहीं कि भागा, यानी मुझे देखते ही भाग गया, मुझे देखा नहीं कि भागा, इसका मतलब मुझे देखा और कट लिया, यही ना, मुझे देखते ही भाग गए। हिंदी फिल्म में एक बहुत अच्छा गाना आया करता था, इसी का यूज से बन जाएगा वो, उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, है ना, कि जैसे उसने मुझे छुआ मैं बेहोश हो गया, जैसे उसने मुझे देखा मेरे होश उड़ गए, मुझे देखा नहीं कि मेरे होश उड़ गए। तो जनरली जो ये तीनों यूज करता है, किया जाता है, वो यूज किया जाता है इस सेंस में कि दो काम लगभग एक साथ हुआ है। क्या बताने के लिए यूज किया जाता है कि दो काम लगभग एक साथ हुआ है, यही दिखाना इसका मकसद होता है। तो दो काम अगर एक साथ हुआ हो तो इस तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए। एक दो बातों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर दिमाग में अगर कहीं ये फिट बैठा है कि नो सूनर के साथ हमेशा डिड होता है और हार्डली के साथ हमेशा हैड होता है, तो ये सब बात दिमाग में नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, इसको शुरू करने से पहले समझ लीजिए कि ऐसा कोई ग्रामर का रूल नहीं कि नो सूनर के साथ डिड ही होता है और हार्डली के साथ हैड ही होता है, ऐसा कोई रूल ग्रामर का नहीं है। और इस तरह के रूल दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है, और इस तरह की बात सोचना भी मना है, इस तरह की बातें सोचना भी मना है, इस बात को ध्यान रखना है। अब हमें देखना है बेसिकली इसका यूज क्या, एरर कैसे आता है। तीन बातें समझ लिया कि नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, ये तीनों का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कब कर रहे हैं, जब दो एक्शन लगभग एक साथ हुए हैं। क्या, टू एक्शंस, ये लिखने का मतलब है कि टू एक्शंस जस्ट वन आफ्टर द अदर, जस्ट वन आफ्टर द अदर, कि एक के तुरंत बाद, एकदम, या ऑलमोस्ट टुगेदर, ऑलमोस्ट टुगेदर, कि लगभग दोनों घटना एक साथ ही घट गई। ऑलमोस्ट टुगेदर, कि लगभग दोनों घटना एक साथ ही घट गई। ठीक है, लगभग दोनों घटना क्या हो गई है, एक साथ ही घट गई। वन आफ्टर द अदर, एक के तुरंत बाद दूसरी, एक घटना जो घटी और दूसरी तुरंत बाद घटी। या फिर क्या हो गया कि या फिर क्या हुआ है तो या फिर क्या हुआ है कि एक घटना के दो घटना लगभग एक साथ, या एक के तुरंत बाद दूसरी घटना घटी, तुरंत एक के दूसरे बाद तुरंत घटना घटी, या दोनों घटना लगभग एक साथ साथ ही घट गई। तो ये बताता है आपको नो सूनर, तीनों में से किसी का इस्तेमाल करने के। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताया कि नो सूनर के साथ डिड ही होगा और हार्डली के साथ हैड होगा, ऐसा कोई नियम नहीं कि नो सूनर है तो आपको डिड ही लिखना है, हार्डली है तो आपको हैड ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता, या ऐसी कोई बात, नियम, ऐसा कोई नियम नहीं है। समझ लिया इस बात को। अब आते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा ये है, मुद्दा ये कहता है, मुद्दा ये कहता है, क्या कहता है मुद्दा, कि जब इस तीनों का इस्तेमाल करते हैं हार्डली, नो सूनर का, तो ये रूल हमेशा ये कहता है कि जब भी इसको आप यूज करते हैं
बिफोर द सब्जेक्ट। कहाँ यूज करते हैं? बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अगर शुरू में इसको इस्तेमाल करते हैं कि नो सुनर है, हार्डली है, इसको बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अगर आप पहले रख देंगे, सब्जेक्ट कंडीशन क्या है कि अगर आपने इसको सब्जेक्ट के पहले रखा, कंडीशन क्या है कि नो सुनर है, चाहे हार्डली है, चाहे स्कार्स, इसको आपने जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के पहले रख रहे हैं। तो सब्जेक्ट के पहले अगर रखेंगे तो टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखना पड़ेगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। ये मेन रूल है इसका। तो इसमें आगे बात, जिसको अपने हिसाब से जैसे लिखना है वैसे लिख लीजिए कि अगर सब्जेक्ट के पहले रखना है नो सुनर को, हार्डली को, स्कार्सली को, तीनों को सब्जेक्ट के अगर पहले रखना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस अगर हमने ऐसे लिखा, नो सूनर ही सॉ मी देन ही रैन अवे। नो सूनर ही सॉ मी देन ही रैन अवे। तो जैसे उसने मुझे देखा तैसे ही भाग गया। क्या कहना चाह रहा है कि जैसे उसने मुझे देखा, ज्यों ही मुझे देखा कि त्यों ही भाग गया, कि मुझे देखते ही वह भाग गया। तो ये सेंटेंस हो गया गलत। क्यों हो गया गलत? क्योंकि नो सूनर का इस्तेमाल जो है, ये नो सूनर रहा, ये आपने सब्जेक्ट के पहले लिख दिया, तो सब्जेक्ट ही था और नो सूनर को आपने इसके पहले लिखा। तब ये रूल ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप नो सूनर को सब्जेक्ट के पहले रखें और डायरेक्ट रख दें। आपको हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के पहले लाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। अब इसको सही करें तो कैसे करें? तो क्या लिखना पड़ेगा? नो सूनर, नो सूनर सॉ, क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट से V2 हो गया। ये क्या होगा? V2 हो गया। तो V2 हो गया तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा भाई? डिड होगा। तो नो सूनर डिड ही, अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो आ गया पहले। अब जैसे डिड आया तो इधर क्या होगा? सी, नो सूनर डिड ही सी मी देन, कॉमा लगा तो कॉमा लगा देंगे तो कोई बात, देन ही रैन अवे। ऐसे बना कि जैसे उसने मुझे देखा तैसे ही भाग गया, या मुझे देखते ही वो भाग गया। जैसे ही मुझे देखा वैसे ही भाग गया, या मुझे देखते ही भाग गया। ठीक, जैसे मुझे देखा वैसे ही भाग गया, या मुझे देखते ही भाग गया। जो ही मुझे देखा त्यों ही भाग गया, मुझे देखते ही भागा, मुझे देखा नहीं कि भाग गया, मुझे देखा नहीं कि भाग गया, या मुझे देखते ही भाग गया, जो ही मुझे देखा त्यों ही भाग गया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या सपोज करो कि इसी सेंटेंस में वो ऐसा भी कर सकता है, नो सूनर डिड ही सी अ लायन देन ही रैन अवे। ऐसे भी गलती करता है कि सिर्फ THAN के जगह पर क्या करेगा? THEN लिख देगा। ऐसे भी गलती करता है। ये भी पेयर का मिस्टेक। सब कुछ ठीक रखेगा लेकिन क्या करेगा? सब कुछ ठीक रखने के बाद भी क्या करेगा कि जो THEN लिखा है, जहां THAN होना चाहिए वहां THEN लिख देगा। खूब करता है ऐसी गलती। अब एग्जाम में आपको ध्यान ही नहीं रहता, बहुत सारे बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता है कि THAN लिखा जाए कि THEN लिखा जाए, क्या होना चाहिए, ध्यान ही नहीं रहता। तो THAN और THEN, THAN और THEN दोनों में ध्यान रखना कि नो सूनर के साथ THAN देन होता है, THEN वाला नहीं होता। अब कभी कभी तो क्या करता है, व्हेन लिख देगा, कभी कभी नो सुनर के साथ व्हेन लिख देगा, बिफोर लिख देगा। जो स्कार्सली और हार्डली का दोनों तरह गलती करते हैं। कभी पेयर मिस कर देता है, कभी हेल्पिंग वर्ब मिस कर देगा कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेगा ही नहीं। कभी नो सुनर के साथ देन है तो व्हेन लिख देगा, नो सुनर के साथ बिफोर लिख देगा, स्कार्सली के साथ देन लिख देगा, देन का स्पेलिंग बदल देगा। तो कई तरह से गलती करता है, ध्यान रखना इसमें। मतलब नो सुनर हार्डली स्कार्सली देखते ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बात आनी चाहिए। आपने लिखा hardly had he touched me। मैंने क्या था, क्या कि नो सुनर के साथ डिड ही हो और हार्डली के साथ हैड ही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने एग्जांपल दोनों का ऐसा ही लग रहा है, मैं इसको दूसरे टेंस में भी बनाकर भी बता दूंगा कि हार्डली ही
touched me, hardly had he touched me, then I regained my consciousness. कि ज्यों ही उसने मुझे छुआ, ज्यों ही उसने मुझे छुआ कि मुझे अपना होश वापस मिल गया या मुझे होश आ गया। ज्यों ही उसने मुझे छुआ त्यों ही मुझे होश वापस आ गया, यानी उसके छूते ही मुझे होश आ गया। क्या कहना चाह रहे हैं, उसने उसके छूते ही मुझे होश आ गया। ज्यों ही उसने उस छुआ, अब यहीं पर हार्डली की जगह पे स्कार्सली लिख देते हैं, कोई बात नहीं होती तो भी वही बात होती। तो इसमें गलती क्या हो रही है, तो गलती ये हो रही है कि हार्डली के साथ हमें यहाँ पर, हार्डली के साथ हमें यहाँ पर देन नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, व्हेन। ठीक है, यह लिखा हार्डली डिड ही hardly did he see his father when he started doing his homework। कि जैसे उसने अपने पिता को देखा, जैसे ही उसने अपने पिता को देखा उसने अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया। अक्सर ऐसा ही होता है, पिताजी को देखते ही पढ़ाई लिखाई की भूत सवार हो जाती है। तो आप कहना चाहते जैसे उसने अपने पिता को देखा होमवर्क करना शुरू कर दिया। तो डिड का सवाल क्या, अब इसी तरह का एग्जाम इसमें क्वेश्चन आ जाता है, कुछ लोग डिड को काट के क्या करेंगे, हेड कर देंगे। डिड को काट कर क्या करने की कोशिश करते हैं, हेड, तो बात नहीं बनेगी। डिड को काट कर आप हेड नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। कि हार्डली डिड ही सी, तो ये नहीं कि हार्डली है तो हैड ही होगा, नो सुनर है तो डिड ही होगा, ऐसा टेंस का कोई रेस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं है। कंडीशन सिर्फ इतना ही है कि हार्डली, स्कार्सली या नो सुनर को अगर आप सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे, सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी पहले करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले करना पड़ेगा। रूल सिर्फ इतना कहता है, रूल सिर्फ इतना ही कहता है कि हार्डली, स्कार्सली, नो सुनर को अगर आपने पहले इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल किया, तो हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए, ये रूल है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये पूरी कहानी थी किसकी, पेयर वालों की। ठीक है, पेयर वाले में 10 लगभग है जिसको कि बहुत सलीके से याद रखिएगा, उसी से क्वेश्चन पूछता है, वही बार बार आता है। कौन कौन सा, हार्डली, ये हार्डली, नो सूनर, स्कार्सली, ये 3। ठीक है, उसके बाद लेस्ट शुड 4, नॉट ओनली, आइदर ऑड, नाइदर नॉर, बोथ एंड, ये 4, 8 हो गया। दो ऑल दो, ये 10 हो गए। यही 10 बार बार पूछे जाते हैं, बार बार, पता नहीं 10 से क्या लगा हुआ है, जहां देखो यही 10, यही 10, यही 10। इसके बाद वन वर्ड जो ये होते हैं, जो कि सिंगल वर्ड के बने होते हैं, जिसमें कि आपने देखा कि कॉन्ट्रास्ट का था, एडवर्सेटिव है, जो भी था, टाइम का है, कनेक्शन का है, उसमें कुछ जो पूछता है बार बार एरर में, अब उसे देखते हैं। कि सबसे पहले अनलेस और अनटिल। इन सब में क्या है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस आप पढ़ चुके तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले तो समझना यह है कि अनलेस अनटिल दोनों का मीनिंग क्या होता है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, जब तक, तब तक। ये चीज कई बुक ने छोड़ दिया है। कई बुक ने क्या कर रखा है कि अनलेस अनटिल का मीनिंग लिखा रखा है जब तक तब तक। तो अनलेस अनटिल का मीनिंग सिर्फ जब तक तब तक नहीं होता, सिर्फ जब तक तब तक ही नहीं होता। इसका मतलब होता है जब तक तब तक नहीं। क्या मतलब होता है, जब तक तब तक नहीं, नहीं भी इसका मीनिंग है। अगर आप नहीं नहीं लिख रहे, सिर्फ लिख रहे हैं जब तक तब तक, तो ये अनलेस और अनटिल का मीनिंग ही नहीं है। ये अनलेस और अनटिल का मीनिंग ही नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनलेस अनटिल का ये मीनिंग ही नहीं होगा, मीनिंग ही नहीं है, मीनिंग अलग हो जाएगा। तो
बेसिकली क्या करना है कि हमें सबसे पहले मीनिंग ध्यान रखना है कि जब तक तब तक नहीं। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि चूंकि इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये अपने आप क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि उसके मीनिंग में ही नहीं है। जैसे लेस शुड के मीनिंग में ही नहीं था इसलिए लेस शुड नेगेटिव था, इसलिए इसके मीनिंग में भी नहीं है तो ये क्या है, नेगेटिव है। इसके मीनिंग में भी नहीं अपने आप है इसलिए ये नेगेटिव ही है। तो इसको नेगेटिव आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए साफ साफ रूल होता है। कुछ लोग इस रूल को भी गलत समझते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि जिस सेंटेंस में अनलेस और अनटिल हो उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होता। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि जिस सेंटेंस में अनलेस और अनटिल हो उसमें हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है। तो ये कहानी बिल्कुल नहीं है। ये कहानी बिल्कुल नहीं है कि जिस जिस सेंटेंस में अनलेस और अनटिल है उसमें नॉट नहीं होता, ऐसा नहीं है। फिर क्या है कहानी? तो कहानी सिर्फ ये है कि जिस क्लॉज में, और ये क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, इडियम क्या होता है, ये मैंने आपको बेसिक वीडियो में सबको बता रखा है। बेसिक वीडियो है वो अलग से आप देख लीजिएगा, सब कुछ ये बता रखा है। तो जिस क्लॉज में अनलेस अनटिल है उसमें नॉट नहीं होता है। तो इसको लिख रहे हैं, नॉट इज नॉट यूज्ड इन द clause beginning with not in the clause beginning with unless तो जो क्लॉज और अंटिल के स्पेलिंग में भी ध्यान रखना कि अंटिल में डबल एल है, अंटिल में डबल एल है, डबल एल नहीं होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अंटिल में डबल एल नहीं लिखता, अंटिल में डबल एल नहीं लिखा जाता। तो अनलेस नॉट इज नॉट यूज्ड इन द क्लॉज, क्लॉज हम सेंटेंस की बात नहीं करते, जिस क्लॉज में अनलेस या अंटिल है उस क्लॉज में नॉट नहीं होना चाहिए, बस इतनी बात ध्यान रखना है। उसके बाद कंडीशंस का ध्यान रखना है कि कंडीशंस अगर रियल या प्रैक्टिकल होता है, कंडीशन अगर रियल और प्रैक्टिकल होता है तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाए। कंडीशनल सेंटेंस में आपको बता दिया गया, उसी बात की यहां जरूरत है। जो कंडीशनल सेंटेंस में ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि भाई यही कंडीशन ही तो बता रहा है, अनलेस अनटिल कंडीशन, तो कंडीशन वाले रूल लगेंगे। और कंडीशन में अगर रियल कंडीशन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। इसी बात का खिलवाड़ करेगा, कैसे करेगा देखो, अब इससे एरर कैसे पूछेगा, देखेगा जैसे लिख देगा सेंटेंस। और एक चीज और ध्यान रखना है कि अनलेस प्योर कंडीशन बताता है, शर्त, ठीक है। जैसे हमने कहा पढ़ोगे तो पास करोगे, और अनटिल जो है टाइम बताता है, समय। जैसे हमने कहा जब वो आएगा तो तुम चले जाना, यानी उसके आने के समय के बाद जब हो जाएगा या जब वो आ जाएगा आगे उसका काम, उसके बाद कुछ कंडीशन भी, मतलब कंडीशन के साथ साथ टाइम छुपा रहता है अनटिल में, कि थोड़ा सा कंडीशन भी होता है, टाइम की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और जो अनलेस होता है उसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं है, उस प्योर कंडीशन होता है। अनटिल में कंडीशन भी हो सकता है, थोड़ा टाइम भी हो सकता है, लेकिन अनलेस जो प्योर कंडीशन को जब तक पढ़ोगे नहीं पास करोगे, इसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहते हैं जब वो आएगा तब चले जाना, ये टाइम भी है कंडीशन भी है कि आते ही चले जाना है, यानी जैसे उसका हुआ आया टाइम हो गया हमारे जाने का। एग्जाम में कैसे एरर पूछेगा? तो एग्जाम में पूछेगा यू कांट, you cannot succeed unless you do not work hard. You cannot succeed unless you work hard, कि जब तक तुम कड़ी मेहनत ना करो तुम सफल नहीं होगे। जब तुम कड़ी मेहनत ना करो तुम सफल नहीं होगे। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब इसी को क्या करेगा, ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, ऐसे ही करेगा ए बी और सी। तो यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, कि तुम सफल नहीं हो सकते जब तक तुम कड़ी मेहनत ना कर लो। तुम सफल नहीं हो सकते जब तक तुम कड़ी मेहनत ना करो या ना कर लो।
तो अनलेस से ये क्लॉज शुरू हो रहा है, अनलेस यहाँ से है, तो जहां से अनलेस है वहां से क्लॉज शुरू हो रहा है, वो क्लॉज क्या, यू नो नॉट वर्क। अभी रूल क्या पड़ा कि जिस क्लॉज में अनलेस हो, तो अनलेस इस क्लॉज में तो नहीं है, तो इस क्लॉज में अगर ये नॉट है तो इस नॉट से मैं कोई लेना देना नहीं। ध्यान देना किस बात पे कि अनलेस यहाँ पे नॉट है तो ये नॉट सही है, क्योंकि इस क्लॉज में तो अनलेस नहीं है ना, अनलेस तो यहाँ है, तो अनलेस यहाँ है, इसका मतलब ये क्लॉज अनलेस से शुरू हो रहा है, तो वो क्लॉज अगर अनलेस से शुरू हो रहा है तो उस क्लॉज में फिर नॉट नहीं होना चाहिए था, इसलिए जो डू नॉट लिखा ये क्या लिखा, सरासर गलत लिखा। ठीक है, डू नॉट जो लिखा ये सरासर क्या लिखा, गलत लिखा। तो यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, इसकी जगह पे क्या होगा, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तो नॉट हटेगा तो डू भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगा। या इसी को ऐसे पूछ देगा, टेंस बदल के पूछ देता है, ऐसे लिख देगा, वेट हियर until he will come, कि यहाँ तब तक इंतजार करो जब तक वो आ ना जाए। ठीक है, क्या लिख देगा कि यहाँ तब तक इंतजार करो जब तक वो आ ना जाए, यहाँ तब तक इंतजार करो जब तक वो आ ना जाए। तो वेट हियर until he will come, कि यहाँ तब तक इंतजार करो जब तक वो आ ना जाए। तो गलत हो गया कि ये until कंडीशन को बता रहा है, कंडीशन के साथ साथ टाइम को जोड़ रहा है। तो जब कंडीशन जो हम कह रहे हैं और ऐसा कंडीशन कह रहे हैं जो प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, तो टेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। यहाँ क्या कर दिया, विल लिख दिया, तो गलत होगा। तो अनलेस ही विल कम की जगह क्या होगा, until he comes, कि वेट हियर until he comes, कि यहाँ तब तक इंतजार करो जब तक वो आना जाए, यहाँ तब तक इंतजार करो जब तक वो आना जाए। ठीक है, यहाँ तब तक इंतजार करो जब तक आना जाए। तो कई बार अनलेस की जगह अंटिल की जगह अनलेस, ऐसा भी उल्टा कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो इसी सेंटेंस को हम लिखते कि जैसे क्या, यू हैव टू वेट अनलेस ही कम्स, ऐसे भी एरर कर देता है, यू हैव टू वेट अनलेस ही कम्स, कि तुम्हें इंतजार करना है जब तक वो आना जाए। क्या कहना चाहते हैं, तुम्हें इंतजार करना है जब तक वो आना जाए, या जब तक वो आना जाए तब तक तुमको इंतजार करना है, जब तक वो आना जाए तब तक तुम्हें इंतजार करना है। तो ये भी अलाउड नहीं होगा, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यू हैव टू वेट अनलेस ही कम्स, इसकी जगह पे क्या होगा, यू हैव टू वेट until he comes, you have to wait until he comes। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है कंजंक्शन में, खाली कुछ कंडीशंस को, कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। इन सब से बार बार क्वेश्चन पूछा जाना है, तो इन पर बहुत ज्यादा ही क्या रखना है, ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। या कई एरर में यही सब आता ही रहता है, तो इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे रखना पड़ेगा। या कंडीशन में, जैसे कंडीशन बताने वाले और भी तो कनेक्टर हो सकते हैं, जैसे आपको लिख देगा, यू कैन नॉट succeed provided you will work hard, you cannot succeed provided you will work hard। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम सफल हो ही नहीं सकते, तुम सफल हो ही नहीं सकते बशर्ते कि तुम कड़ी मेहनत करो, या कोई अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। तो यहाँ कनेक्टर क्या होगा, प्रोवाइडेड। अब कहीं प्रोवाइडेड लिख देगा, कभी प्रोवाइडेड दैट लिख देगा, कभी प्रोवाइडिंग दैट लिख देगा, लिख रखा था मैंने पढ़ने। तो शर्त बताने वाले में सब में तो प्रोवाइडेड है, कोई भी कंडीशन बताने, इफ हो सकता है, इफ भी तो कंडीशन बताता है, अनलेस अनटिल भी कंडीशन बता रहा है। तो मेन है कि जब भी कंडीशन कोई वर्ड बता रहा है, कंडीशन बताने वाला कोई कनेक्टर है, तो आपको टेंस का तो ख्याल रखना, मीनिंग के साथ साथ आपको टेंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट सक्सीड प्रोवाइडेड यू विल वर्क हार्ड, तुम सफल नहीं हो सकते बशर्ते की शर्त यह कि तुम कड़ी मेहनत करो। कोई ऐसा कि जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो सकते। कोई ऐसे भी कह सकता है अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं हो सकता है। कोई ऐसे भी कह सकता है कि तुम सफल हो सकते हो बशर्ते कि तुम कड़ी मेहनत करो।
तो ये लिखते कैन नॉट को हटा के कैन कर देते यू कैन सक्सीड। तो यू कैन नॉट सक्सीड प्रोवाइडेड यू विल वर्क हार्ड, कि तुम सफल नहीं हो सकते बशर्ते कि तुम कड़ी मेहनत करो। या यू कैन सेड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, मतलब नॉट यहां से हटा देंगे तो भी सेंस बन जाएगा। यू विल, तो ये विल वर्क हार्ड की जगह क्या होना चाहिए था, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, कि तुम सफल नहीं हो सकते बोलते कि तुम सफल, यानी तुम अगर सफल कड़ी मेहनत करोगे सफल हो जाओ। तो कंडीशन बताने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे हमने कहा he orders me as if he is my father। तो एज इफ या एज दो लिखा रहेगा, तो एज इफ या एज दो का मतलब क्या, ऐसा लगता है जैसे कि, एज इफ एज दो, ये भी क्या है, कनेक्टर है, कंडीशन बताने वाला कनेक्टर है, एज इफ एज दो। और इसका मतलब क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कि, या मानो कि, दोनों में से कुछ भी नहीं निकला। ऐसा लगता है जैसे कि या मानो कि, ऐसा लगता है जैसे कि या मानो कि। तो मतलब सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि ऑर्डर्स मी एज इफ ही इज माय फादर। अब इसको अंडरलाइन किया, क्या किया, इसको अंडरलाइन किया, ए कर दिया, बी कर दिया और सी कर दिया, और अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर कर दिया कि ऑर्डर्स मी एज इफ ही इज माय फादर। ही ऑर्डर्स मी एज इफ, तो डी होगा, एज इफ ही इज माय फादर। He orders me as if he is my father। कि अब इसका मीनिंग क्या निकला, वो मुझे ऐसे आदेश देता है या मुझे ऐसे बोलता है जैसे कि मेरा बाप हो। ये तो कहना चाह रहा है कि वो मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहा है, ये मुझे ऐसे आदेश दे रहा है जैसे कि मेरा बाप हो। अब सवाल उठता है कि अपने पिताजी को तो हम ऐसी बात कह नहीं सकते कि वो मुझे ऐसे आदेश देते हैं जैसे मेरा बाप हो। तो ये चीज तो हम किसी ऐसे इंसान को ही कह सकते हैं कि जो मेरा बाप ना हो। ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं कि जो मेरा बाप ना हो, उसी को हम ऐसी बात कर सकते हैं। वो ऑर्डर तो मुझे ऐसे दे सकता है, देता है कि जैसा मेरा बाप हो। ऑर्डर तो मुझे ऐसे देता है जैसे कि मेरा बाप हो। तो ये हम किस व्यक्ति को कहेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो हमारा बाप नहीं है। अब जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं वो हमारा बाप नहीं है, इसका मतलब क्या, वो हमारा बाप नहीं, इसका मतलब हमारा बाप हो भी नहीं सकता। जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं वो हमारा बाप नहीं है, इसका मतलब वो नहीं सकता ना हमारा बाप। हमारा बाप तो जो है सो है, अब कोई दूसरा व्यक्ति हमारा बाप थोड़ी हो सकता है, जबरदस्ती की तो बात ही नहीं है। इसका मतलब इसमें ये जो कंडीशन बता रहा है कि ऐसे लगता है जैसे कि वह मेरा बाप है, या ऐसा बोलता है जैसे कि मेरा बाप है, या ऐसे ऑर्डर देता है जैसे कि मेरा बाप है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति को वो अपना बाप कह रहा है वो उसका बाप नहीं है, और वो उसका अगर बाप नहीं तो वो उसका बाप हो भी नहीं सकता, क्योंकि बाप तो जिसको होना था वो हो गया। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें हमारा बाप नहीं और हमें बाप की तरह ऑर्डर दे रहा है तो वो तुम्हारा बाप हो भी नहीं सकता। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। इसलिए यहाँ पर एज इफ ही इज माय फादर की जगह क्या होना चाहिए था, ही वर। कि यहाँ जो हम कंडीशन लगा रहे तो पॉसिबल ही नहीं, उसको करके ऑर्डर मुझे ऐसे दे रहा है जैसे कि मेरा बाप हो, तब वो मेरा बाप नहीं हो सकता ना। भी लॉजिकल बात है, सीधी सीधी बात है कि जो मेरा बाप नहीं है नहीं है, नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। तो जिसको हम कह रहे हैं कि ऑर्डर तो ऐसे देता है जैसा कि मेरा बाप है, इसका मतलब वो व्यक्ति मेरा बाप नहीं है, और वो मेरा व्यक्ति मेरा बाप हो भी नहीं सकता है। यही तो, यानी इमेजनरी कंडीशन है। इमेजिन तो कर रहे कि ऑर्डर ऐसे देता है जैसा कि मेरा बाप है, इमेजिन कर रहे हैं। तो जब कंडीशन इमेजिनरी है, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, फैक्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इमेजिनरी कंडीशन या जो अनरियल कंडीशन होता है उसके लिए क्या था, पास्ट इंडेफिनिट था। पास्ट इंडेफिनिट में या तो सब्जेक्ट प्लस V2 था, या हैड प्लस नाउन था, या वाज वर्ब का इस्तेमाल करना। तो वाज वर्ब में वाज का इस्तेमाल करना नहीं था, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना नहीं था, हमेशा किसका इस्तेमाल करना था, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। तो ही के साथ ही इज ही वाज भी नहीं लिख सकते थे। और कंडीशन ऐसा लिखा रहे, बता रहे जो क्या है, अनरियल है। कंडीशन में ऐसा बता रहे जो क्या है, अनरियल है, नॉट प्रैक्टिकल है। तो जो कंडीशन अनरियल है, जो कंडीशन प्रैक्टिकल नहीं है, जो कंडीशन वास्तविक नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, किससे बताएंगे,
पास्ट इंडेफिनिट से, तो इसलिए क्या कर दिया, वर्क कर दिया। तो ही ऑर्डर्स मी एज इफ ही वर माई फादर, कि वो ऑर्डर मुझे ऐसे देता है जैसे कि वो मेरा बाप हो। मीनिंग क्लियर हो गया कि वो मुझे ऐसे ऑर्डर देता है जैसे कि वो मेरा बाप। तो कंजंक्शन को थोड़ा सा जो पेयर वाला है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, जो इस तरह के क्वेश्चंस है उस पर भी ध्यान रखना है। कंडीशंस वाले सेंटेंस कनेक्टर पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अनलेस अनटिल पर बहुत ध्यान देना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है और इस तरह की कंडीशन बताने, वर्ड बदल बदल के कुछ पूछे, कभी एज इफ लगा देगा, कभी एज दो लगा देगा, कभी इन केस लगा देगा, कभी इफ लगा देगा, सिर्फ वर्ड बदलता रहता है। ठीक, तो हर बात को ध्यान देना है। और बहुत मुश्किल ये चैप्टर नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन इससे बनता ही है, तो ध्यान रखिएगा इस चैप्टर का। ओके।